पश्चिम बंगाल तक आज देश की राजनीति में ऐसा तूफान उठा है जिसने संसद से लेकर सियासी मैदान तक माहौल पूरी तरह गर्मा दिया है। तो आइए नजर डालते हैं आज की ऐसी बड़ी खबरों पर। संसद में बड़ा धमाका। संसद में केंद्र सरकार ने 3 बड़े विधेयक पेश कर दिए हैं और ये सीधे देश की राजनीति का पूरा गणित बदल सकते हैं। इन प्रस्तावों में महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की दिशा, परिसीमन की प्रक्रिया और लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने की बात सामने आई है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इससे लोकतंत्र को नई दिशा मिलेगी, लेकिन इसी के साथ दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का सीधा वार। इसी मुद्दे पर पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को आने वाले समय में इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है और उन्होंने इसे लोकतंत्र का ऐतिहासिक कदम बताया है। इस बयान के बाद संसद के अंदर और बाहर सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सियासी तापमान पहले से ही तेज था और अब और बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार और डर का माहौल है और कई जगह लोग खुलकर बोलने से भी डर महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और किसी का भी प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया है। नई दिल्ली में लोकसभा बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेगी। अमित शाह के मुताबिक इन राज्यों को लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर करीब 195 तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं की जाएगी ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो। इस बयान के बाद परिसीमन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई। पंजाब से बड़ी सुरक्षा खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। अमृतसर और मोहाली में की गई इस कार्यवाही के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 4 हैंड ग्रेनेड और 2 विदेशी पिस्तौल भी बरामद की है। प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान की आईएसआई कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं और मामले को बेहद गंभीर भी माना जा रहा है। नई दिल्ली से बड़ी कूटनीतिक खबर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टाकर का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच लोकतंत्र, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है और अब नजर इस बात पर है कि इस बातचीत से भविष्य में कौन कौन सी नई साझेदारियां सामने आती हैं। नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर जोरदार चर्चा देखने को मिली। विपक्ष ने कुछ विधेयकों और परिसीमन से जुड़े मुद्दे पर अपनी चिंताएं जाहिर की, जबकि शशि थरूर ने भी बहस में अपना पक्ष रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण रखने की बात कही। दक्षिण भारत की सीटों और प्रतिनिधित्व को लेकर भी सदन में चिंता सामने आई। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से कुछ टिप्पणियों, जिनमें काला टीका वाली बात भी चर्चा में रही। ये राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने व्यापार फोरम को मजबूत करने की भी घोषणा की। कुल मिलाकर संसद का यह सत्र तीखी बहस, अहम फैसलों और राजनीतिक गर्माहट से भरा रहा। मिडिल ईस्ट से बड़ी कूटनीतिक राहत खबर भी सामने आई है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के संघर्ष विराम की शुरुआत हो गई है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते के बाद दोनों देशों ने फिलहाल सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति जताई है। यह संघर्ष विराम लेबनान इजराइल सीमा पर लागू किया गया है, जहां पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कदम को एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देख रहा है। हालांकि स्थिति पर नजर अभी भी बनी हुई है। यूक्रेन से भी बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रूस ने एक बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले में कीव, ओडेसा और डनिप्रियो को निशाना बनाया है।
इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हाल के समय का सबसे घातक हमला है, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आई है। पेंटागन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि अगर ईरान किसी समझौते पर नहीं पहुंचता, तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका रक्षा सचिव ने बयान में कहा कि सभी विकल्प खुले हैं और हालात के हिसाब से कदम उठाए जा सकते हैं। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है और अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर टिकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संघर्षों पर गंभीर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने खास तौर पर पश्चिम एशिया और यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इन संघर्षों का समाधान शांति और बातचीत के जरिए होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि तनाव को कम करने और स्थिरता बहाल करने की दिशा में मिलकर काम किया जाए। इस बयान को भारत की शांतिपूर्ण और संतुलित विदेश नीति के एक अहम संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। नई दिल्ली से व्यापार और विदेश नीति को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, स्टार्टअप, ब्रिज और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और मजबूत करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अवसरों को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। कुल मिलाकर भारत अब ग्लोबल ट्रेड और इनोवेशन पार्टनरशिप का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। IMF प्रमुख ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मजबूत भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार मजबूत बनी हुई है और यह वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी रहने की संभावना है। IMF के मुताबिक भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक स्थिरता का बड़ा संकेत है। इस बयान के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी सकारात्मक माहौल बन गया है। भारत की रक्षा तकनीक से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। DRDO अब गैन तकनीक पर आधारित एक एडवांस 4D मॉडर्न रडार सिस्टम विकसित कर रहा है। इस नई टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह करीब 450 किलोमीटर दूर तक ड्रोन और हवाई खतरे को पहचानने में सक्षम होगा। यानी अब भारत की एयर सर्विलांस क्षमता पहले से कई गुना मजबूत होने जा रही है। इस कदम को देश की हवाई सुरक्षा और आधुनिक युद्ध तैयारियों में एक बड़ा तकनीकी अपग्रेड माना जा रहा है। मेरठ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, जहां असली नहीं बल्कि केमिकल से पनीर बनाया जा रहा था। छापेमारी में 2800 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद हुआ है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही पनीर दिल्ली NCR में सप्लाई किया जा रहा था। यानी जो पनीर लोग स्वाद लेकर खा रहे थे, वो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल बड़ा है, आपके खाने की थाली कितनी सुरक्षित है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और हलचल भरी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 8 जामा मस्जिद के पास एक निजी कंपनी के बाहर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है और लगातार प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति पर नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन और कंपनी प्रबंधन इस मुद्दे का क्या समाधान निकालते हैं। वहीं अमेरिका से इस वक्त की बड़ी बयानबाजी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि वे पाकिस्तान जा सकते हैं और अगर इस्लामाबाद में कोई बड़ी डील साइन होती है तो उनकी यात्रा संभव है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि वहां की लीडरशिप बहुत अच्छी रही है और लोग उन्हें वहां देखना चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब नजर इस बात पर है कि क्या वाकई में ये दौरा हकीकत में बदलता है या नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने विदेश दौरे को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब का दौरा पूरा करने के बाद अब वे तुर्की पहुंच चुके हैं। इस दौरे को क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की में उनकी कई अहम बैठकों के जरिए व्यापार, निवेश और रणनीति साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। अब नजर इस बात पर है कि इस दौरे से पाकिस्तान के कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर कितना फायदा मिलता है।
दिल्ली एनसीआर का सड़क नेटवर्क अब तेजी से बदल रहा है और इसे लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कें अब आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचा की तरफ बढ़ रही हैं। नई एक्सप्रेसवे, बेहतर कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। गडकरी के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर का रोड नेटवर्क न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क्स में शामिल हो सकता है। यानी साफ है, सफर अब सिर्फ आसान नहीं बल्कि स्मार्ट और फास्ट होने वाला है। अमेरिका भारत पाकिस्तान रिश्ते को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने ट्रंप प्रशासन की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने सालों मेहनत करके भारत को अमेरिका के करीब लाया, लेकिन अब उस रिश्ते को नजरअंदाज किया जा रहा है। इमैनुअल ने यह भी साफ कहा है कि मौजूदा रणनीति में अमेरिका ने भारत की जगह पाकिस्तान को प्राथमिकता दी है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहस छिड़ गई है और अब सबकी नजर अमेरिका के आगे की रणनीति पर टिकी है। बड़ी खबर, वेदांता पावर प्लांट विस्फोट मामले में जांच ने गंभीर मोड़ ले लिया है। इस मामले में लापरवाही की बात सामने आने के बाद अब वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि सुरक्षा मानकों में कमी और लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। इस घटना के बाद पूरे उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है और अब सबकी नजर जांच की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरह से हाई वोल्टेज हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री से। जैसे ही सीएम योगी बंगाल पहुंचे, बीजेपी खेमे में जबरदस्त जोश देखने को मिला और सियासी हलचल भी तेज हो गई। अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि जनता बदलाव चाहती है और कमल खिलाने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज के गंभीर आरोप भी लगाए। योगी के इस दौरे के बाद बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है और अब ये चुनाव पूरी तरह से हाई वोल्टेज टकराव में बदलता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि समुद्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है, जिनसे हालात की गंभीरता को और साबित कर दिया गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे हालात शांत होते हैं या टकराव और बढ़ता है। संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिल ऊपर से ठीक लगता है, लेकिन असली मुद्दा परिसीमन और राज्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन। प्रियंका गांधी ने सीटें 50% बढ़ाकर 2029 में लागू करने की मांग भी उठाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाएं बहकाने वाले को तुरंत पहचान लेती हैं। इस बयान के बाद संसद में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। संसद से बड़ी राजनीतिक खबर भी सामने आ रही है। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए, वो भी निर्विरोध। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत आसान रही क्योंकि विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अभी भी खाली है, इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। ये भी खास है कि हरिवंश नारायण सिंह ऐसे पहले मनोनीत सांसद हैं जो इस पद तक पहुंचे हैं। अब उनका कार्यकाल 2032 तक रहेगा और संसद की रणनीति में यह एक अहम विकास माना जा रहा है। लखनऊ से बड़ी सियासी बयानबाजी सामने आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदल रही है और सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने SC, ST और OBC आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया। मायावती ने ये भी आरोप लगाया है कि अब वही पार्टियां महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही हैं। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने 1994 की पिछला वर्ग रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसे बसपा सरकार ने लागू किया था। इस बयान के बाद दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति में बहस और तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले की बड़ी कार्यवाही खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने टीएमसी विधायक देवाशीष कुमार के घर और चुनावी दफ्तर पर छापेमारी की है। दक्षिण कोलकाता के मनोहर पुकुर रोड पर सुबह करीब 6 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि यह जांच जमीन घोटाले से जुड़ी है। खास बात यह है कि यह छापेमारी 29 अप्रैल को राज बिहारी सीट पर होने वाली वोटिंग से ठीक पहले हुई है।
इस कार्यवाही के बाद बंगाल की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है और चुनावी माहौल भी हाई वोल्टेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से पर्यावरण को लेकर बड़ी और सख्त टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में हो रहे अवैध रेत खनन को सीधा पर्यावरणीय तबाही बताया है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है, जहां घड़ियाल जैसे दुर्लभ जीवों का संरक्षण किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि लगातार हो रहा अवैध खनन इस पूरे इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब सबकी नजर इस पर है कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी संगठन में नई नियुक्तियां हो सकती हैं। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद ये फैसला सामने आया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रविवार या सोमवार तक कैबिनेट विस्तार संभव है। इस पूरी प्रक्रिया में अमित शाह को भी रिपोर्ट दी गई है। अब नजर इस बात पर है कि किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है और किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आई है। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज इलाके में बीएसएफ के बैंकरा बॉर्डर पोस्ट पर बड़ा हादसा हो गया। फ्यूल डिपो में अचानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। इस हादसे में सहायक उप निरीक्षक जगी राम की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह फ्यूल डिपो सुंदरबन के नदी क्षेत्र में गश्त के लिए ईंधन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घटना की जांच जारी है। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।